हेलो स्टूडेंट, आज मैं अमेरिका की विदेश नीति के अंतर्गत आज जो टॉपिक है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति 2009 से जो रही है उसके उस समय के दौरान जो प्रमुख घटनाएं विदेश नीति के अंतर्गत जो निर्णय राष्ट्रपति के रहे हैं उन पे आज चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जो है 20 जनवरी 2009 को अपने पद की शपथ लेते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भविष्य की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए मजबूत इरादों के साथ विदेश नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। मुस्लिम जगत के साथ पारस्परिक हितों व परस्पर सम्मान पर आधारित नए युग की शुरुआत करने का वादा किया, क्योंकि इराक और अफ़गानिस्तान युद्धों में इजराइल हमलों के में मुस्लिम देशों में अमेरिका के प्रति जो रोष था, राष्ट्रपति ओबामा ने इस रोष को दूर करने के लिए राष्ट्रपति ने अपनी शपथ के दौरान विदेश नीति के चर्चा के दौरान ये कहा कि मुस्लिम देशों के प्रति जो है अमेरिका जो है एक नए युग की शुरुआत करेगा। इस संबंध में राष्ट्रपति ओबामा ने जो है अपनी विदेश नीति के जो प्रमुख उनकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण बिंदु रहे उस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ईरान के प्रति जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सभी को आश्चर्य में डालते हुए ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ईरानी के अवसर पर ईरान की जनता को दिए संदेश में ओबामा ने ईरान की राजनीतिक नेतृत्व से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की। अमेरिका ये जान चुका था कि इराक में पूर्ण रूप से शांति बहाली के लिए ईरान का सहयोग आवश्यक है। अफ़गानिस्तान में भी तालिबान को ईरान की मदद के बिना मात नहीं दी जा सकती। ओबामा ने राष्ट्रपति बनने के बाद ये संकेत दिए कि अगर ईरान परमाणु गतिविधियों पर रोक लगा दे तो वह ईरान से सीधी बातचीत कर सकते हैं। मार्च 2009 में दिए भाषण में ओबामा के संदेश में यह अर्थ तो अवश्य निकलता था कि उनके नेतृत्व में अमेरिका ईरान में शासन बदलाव की कोशिश नहीं करेगा। ओबामा के संदेश से असर हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्राउन ने ईरान से आग्रह किया कि वह ओबामा के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और परमाणु मुद्दे पर ईरान को चेतावनी देने से भी नहीं चूके। वह ईरान के मित्र देश सीरिया ने पश्चिमी देशों और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की। इसमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का भी स्वार्थ है। इससे सीरिया और पश्चिमी देशों के रिश्ते सामान्य बन सकते हैं जो अभी अलग ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इस प्रकार से ईरान से संबंध सुधार करके अमेरिका के राष्ट्रपति का ये निर्णय कि ईरान से अच्छे संबंध होंगे तो वो अफ़गानिस्तान और इराक में शांति जो है बहाली कर सकता है और अफ़गानिस्तान में तालिबानों को टक्कर दे सकता है। इसके अलावा एशिया के प्रति भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो रुख अपनाया, इस पे अमेरिका के विदेश मंत्री ने 15 से 20 फरवरी के दौरान इस समय जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन की यात्रा की। इसमें ओबामा प्रशासन ने मुस्लिम जगत में अमेरिका की जो खराब छवि थी उसको सुधारने का प्रयास किया और ओबामा पहले ही कह चुके थे कि विदेश नीति से संबंधी अपना वह पहला जो प्रमुख भाषण वे किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की राजधानी में ही देंगे। जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश तो है ही। ओबामा अपने बचपन के कुछ वर्ष इंडोनेशिया में गुजार चुके थे, इसलिए वह मुस्लिम राजधानी जकार्ता ही थी। इस प्रकार से क्या है कि ओबामा ने जो है मुस्लिम राष्ट्रों से संबंध सुधारने का जो लचीला रुख अपनाया है, जो अमेरिका की छवि इन राष्ट्रों में खराब हो चुकी थी उसको सुधारने का प्रयास ओबामा प्रशासन ने किया।
इसके अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के प्रति भी नया दृष्टिकोण देखने को मिला। इसमें अफ़गानिस्तान में 30,000 अतिरिक्त फौजी भेजे गए। इसके अलावा 4,000 फौजियों की सुरक्षा और उनको प्रशिक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता के लिए वाशिंगटन इस्लामाबाद को 5 साल तक मदद देगा, जो चालू मदद में 3 गुना है। इसे डाउन पेमेंट की संज्ञा देते हुए ओबामा ने कहा कि यह अमेरिका की भविष्य में सुरक्षा के लिए है। वे कहने चुके कि तालिबान और उग्रवादियों के लिए पाकिस्तान सेफ या सुरक्षित पनाहगाह है। विश्व बैंक में भी बगैर ब्याज $500 मिलियन का कर्जा देने का फैसला किया। 2014 में अफ़गानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद भी अमेरिका अगले 10 साल तक अफ़गानिस्तान में बना रहेगा। मई 2012 के प्रारंभ में राष्ट्रपति ओबामा ने अफ़गानिस्तान की अचानक यात्रा करके अफ़गानी राष्ट्रपति करज़ाई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नाटो सेनाओं की वापसी के बाद अमेरिका वहां मौजूद रहेगा। इस प्रकार से क्या है कि इसके अलावा ओबामा के नेतृत्व में जो भारत के प्रति जो विदेश नीति रही, इस पे क्या है कि अमेरिका का ये को एहसास था कि भारत जो है सामरिक दृष्टि से अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1900 इस उद्देश्य के लिए उनके साथ संबंधों को सुधारना जो है आवश्यक है। इसलिए कई यात्राएं जो हैं विदेश राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने भी की। 1995 में हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में भारत आई थी। उसे अमेरिका की विदेश मंत्री बनने के बाद श्रीमती क्लिंटन पहली बार 2009 में 5 दिन की भारतीय यात्रा पर आई थी। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के आपसी संबंध जो गहरे और व्यापक होंगे। यात्रा के दौरान ज़्यादा जोर द्विपक्षीय संबंधों पर दिया गया। वार्ता में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को व्यापक बनाने की कोशिश की गई। अमेरिका के विदेश विभाग में दक्षिण एशिया मामले में जुड़े अधिकारी रॉबर्ट ने कहा कि हिलेरी की यात्रा भारत अमेरिका संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए कि ओबामा प्रशासन की ठोस जो वचनबद्धता है उसका उदाहरण है। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध शुरू हुए, इसमें परमाणु सौदे पर भी आगे बढ़े। ओबामा प्रशासन ने 2008 में जो मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद जो ठप पड़े थे, भारत और पाकिस्तान की वार्ता फिर शुरू होनी चाहिए, कि मैंने अपना बयान दिया। इस प्रकार से भारत अमेरिका परमाणु सौदे का प्रश्न है। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को परमाणु ईंधन देने पर प्रतिबंध की जो G8 की घोषणा पर श्रीमती क्लिंटन के स्तर पर स्पष्टीकरण मांगना नया मुद्दा था। भारत इन 4 देशों में शामिल है जिन्होंने उक्त संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए संदेहों को दूर करना जरूरी था। व्यापक आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा 2010 को दोनों देशों के बीच सामरिक जो वार्ता हुई, जिसमें शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है विदेश मंत्री कृष्णा और हिलेरी क्लिंटन ने किया। इसका उद्देश्य था आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, निशस्त्रीकरण, नाभिकीय प्रसार सुरक्षा परिषद में सुधार आदि बातों पर जो है चर्चा हुई। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मामले में अमेरिका ने जो रुख था वो नरम किया। इस प्रकार से क्या है कि अमेरिका ने 2011 में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक वस्तु व सेवा व्यापार सहित भारत को सबसे बड़ा व्यापार का सहभागी माना। इसके अलावा तिब्बत और चीन के संबंध में भी 2009 में राष्ट्रपति के रूप में चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान ओबामा ने तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार करते हुए तिब्बती नेता दलाई लामा और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए वार्ता की बहाली की हिमायत की। विदेशी व्यापार के संबंध में अमेरिका और चीन के मध्य जो मतभेद थे, दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने 2009 की वार्ता में सुलझाने का प्रयास किया। इस
प्रकार से क्या है कि अमेरिका ने जो है जहाँ संबंध बिगड़े हुए थे उन देशों में संबंधों को सुधारने का प्रयास जो है ओबामा के नेतृत्व में किया गया। इसलिए अमेरिका की विदेश नीति जो है अधिकांश देशों को या तो वो अधीनस्थ बनाने या उसका प्रभाव रोकने की रही है, जबकि आदर्श स्थिति समायोजन की होनी चाहिए। अमेरिका की विदेश नीति में उपनिवेशवाद विरोधी तत्वों को कभी भी स्थान नहीं दिया गया, लेकिन लैटिन अमेरिका देशों में अमेरिका ने हमेशा से अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। अमेरिकी द्विपक्षीय विदेशी आर्थिक सहायता अभी भी अधिकतर एशियाई लैटिन अमेरिकी देशों को औद्योगिक विकास के लिए नहीं दी जाती, बल्कि उनके द्वारा मनचाही दिशा में विकास हेतु दी जाती है, जो अमेरिका का हित अधिक पूरे करते हैं। और प्राप्तकर्ता देश का कम, अर्थात कि जो देश उन्हीं देशों को सहायता दी जाती है जो अमेरिका को अधिक से अधिक हितों की पूर्ति करते हैं, जबकि प्राप्तकर्ता देश के हित उसमें कम से कम होते हैं। संसार के अनेक देशों में अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए हैं। अनेक देशों के साथ उसने असमान व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं, जिससे उसे उनकी आर्थिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखने का अधिकार प्राप्त हो गया है। पश्चिमी एशिया के तेल को अपने अधिकार में लेने के लिए उसने वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया। साम्यवाद को रोकने के नाम पर उसने वियतनाम में अत्याचार किया। लैटिन अमेरिका को अपनी जागीर समझने लगा। अमेरिकी विदेश नीति की असफलता का इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण नहीं है। वियतनाम से बदनाम होकर उससे वहाँ से निकलना पड़ा। पाकिस्तान को शस्त्र देकर भारत की नाराज़गी लेनी पड़ी। ईरान ने अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिन तक बंदी बनाए रखा। अफगानिस्तान सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में चला गया तो कंबोडिया साम्यवादी बन गया। नाटो में दरारें पड़ने लगी। इनके पुराने साथी भी इनकी नीति से उब चुके थे, अमेरिका की चुगल से निकलने का प्रयास कर रहे थे। रीगन प्रशासन की नीति ने नव शीत युद्ध व शस्त्रों की होड़ को जन्म दिया। रीगन की स्टार वार योजना दुनिया को आतंकी करती रही। ग्रेनाडा पर आक्रमण, लैटिन अमेरिकी मित्रों को चौंकाना, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, हैती के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अमेरिका की छवि को कलंक लगाता है। इस प्रकार से बुश प्रशासन ने पूरी दुनिया पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ थोपने का प्रयास किया। अमेरिका के लिए नई विश्व व्यवस्था का मतलब गैर अमेरिकी दुनिया को अमेरिकी माल का बाजार अर्थात आर्थिक उपनिवेश बनाना है। सोवियत संघ के विघटन, उसके साथ शीत युद्ध की समाप्ति, इराक पर विजय के बाद बुश तथा क्लिंटन प्रशासन की महत्वाकांक्षाएं अमेरिका को पूरे विश्व का ठेकेदारी चौधरी बनाने के लिए काफ़ी हैं। मानवाधिकारों का रक्षक बनाने के लिए उकसाने लगी। यूगोस्लाविया के संदर्भ में अमेरिका ने जिस तरह से नाटो को झोंक दिया, यह अमेरिकी विस्तारवादी नीति का ताज़ा उदाहरण है। शीत युद्ध के बाद विश्व में व्यापार युद्ध छिड़ने की जो संभावनाएं बन रही हैं, उनमें अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक पृथक आर्थिक ढांचा खड़ा करके सुरक्षा के साथ समृद्धि और स्थायित्व बनाए रखने की व्यवस्था करे। एशिया में आर्थिक विकास का जैसा विस्फोट हो रहा है, उससे अमेरिका की चिंता है कि 21वीं सदी में विश्व पर एशिया के 2 देश जापान और चीन अपना प्रभाव विस्तार कर सकते हैं। अमेरिका की दिलचस्पी के साथ पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया दक्षिण एशिया में बढ़ रही है। दक्षिण एशिया की सुरक्षा में तो उसकी खासी दिलचस्पी है। इस सिलसिले में अमेरिका इस इलाके के देशों के आपसी रिश्ते सुधारने की भूमिका में आ गया है। वह उनके बीच झगड़े मिटाने में पहल करना चाहता है। वह क्षेत्र के मामलों को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी के तहत निपटाना चाहता है। अमेरिका ने सैनिक तैनाती को लेकर ज़्यादातर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ करार किया हुआ है। इन देशों में बांग्लादेश भी शामिल है। आने वाले समय में नेपाल के साथ भी कुछ इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। हालांकि इस क्षेत्र के देशों में भीतर ही भीतर अमेरिका को लेकर संदेह का माहौल है। अंदर ही अंदर इसकी आलोचना भी की जाती है।
अमेरिकी दखल को मान लेते हैं, उसे मानने के अलावा कोई चारा भी उनके पास नहीं है। जापान तो इसका सहयोगी है। रूस और चीन में अमेरिका को लेकर कुछ हिचक है, लेकिन वे भी धीरे धीरे सच्चाई को जान रहे हैं। वे अमेरिका के साथ पटरी बिठाने में जैसे तैसे तैयार हो रहे। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि आर्थिक और तकनीकी राजनीतिक मजबूरियों को वो समझने लगे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बुश से लेकर वरिष्ठ अधिकारी को यह संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका के लिए विदेश और सुरक्षा के मामले में भारत को खासा अहमियत देता है। इसकी पॉलिसी में भारत के लिए खास जगह है। इसमें भारत को महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी कहा गया है। इसके बाद एशियाई क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और 2000 मनमोहन सिंह जो है अमेरिकी यात्रा पे 2005 में गए, तो उस समय नाभिकीय ऊर्जा का समझौता हुआ। राष्ट्रपति बुश की यात्रा हुई और इसमें भी परमाणु संयंत्रों में से 14 को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन लाया जाएगा। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति जो है वो नवीन साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। वह आर्थिक सहायता और सैनिक संधियों के नाम पर अपने प्रभुत्व को थोपने का प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान युद्ध के भूते पहले ही मध्य एशिया में अमेरिका के हस्तक्षेप और पश्चिमी एशियाई देशों पर उसकी पकड़ जो है बढ़ चुकी है। इराक युद्ध इस पकड़ को और मजबूत करने के लिए था। तेल अमेरिका की राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिकी राजनीति तेल से कहीं आगे जाती है तो यह विश्व व्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में है। आज पूरी दुनिया अमेरिकी अड्डों से भिदी पड़ी है। जहाँ तक एशिया का संबंध है, इस समय अमेरिका की सैन्य उपस्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, मध्य एशिया, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर में है। इन अड्डों पर कुल मिलाकर के 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इस प्रकार से अमेरिका का जो प्रभुत्व है विश्व में, वो आर्थिक सहायता के नाम पर उनकी मजबूरी को सौदेबाजी के आधार पर आर्थिक सहायता के नाम पर नव साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। अमेरिकी आर्थिक संकट में आज जो है इसलिए ज़्यादा दसता जा रहा है। पाकिस्तान, अरब विश्व में लोग जो है अमेरिका की बात मानने से इनकार करने लगे हैं। पाकिस्तान को मिल रही अरबों डॉलर की अमेरिकी मदद के बावजूद भी पाकिस्तान में अमेरिकी विरोधी भाव जो है कम नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान से लेकर एशिया और इधर दक्षिण एशिया, सभी मुस्लिम देशों में अमेरिका का जो विरोध है वो हमेशा से ही रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इन देशों की आर्थिक तेल प्राप्त करने के लिए, अपनी सामरिक महत्व को प्राप्त करने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमेशा से ही हस्तक्षेप किया है। तो इस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति जो है इस समय के दौरान जो है राष्ट्रपति नेतृत्व में विश्व में इस प्रकार से रही है। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।